हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ यूपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के। साथ ही साथ आपको पता है कि अगर आप यूपी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यूपी जीके जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है कि हमारे हर एग्जाम में हमें यूपी जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखा करिए। इसे एज अ मॉक टेस्ट आप सॉल्व किया करिए, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर होगी और आपके यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम हो या लेखपाल का हो या फिर यूपी पुलिस का हो, ऐसे एग्जाम जो कि यूपी स्पेशल में से देखने को मिलते हैं उनके लिए हमारे चैनल ने प्रिपेयर किया हुआ है सामान्य ज्ञान की एक ऐसी बुक जिसमें कि 5000 आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी जीके की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, तो ये बुक जो है आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराएगी। एंड इसे स्पेशली हमारे चैनल के थ्रू प्रिपेयर किया गया है जिसमें कि आपको 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड इसके चार्जेस जो है वो भी बहुत ही कम है, 49 रुपीज़ प्लस 6 रुपीज़ ट्रांजेक्शन चार्ज। इट मीन्स कि आप समझिए कि 55 रुपीज़ में आपको ये 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इस सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ में और देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए कैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो क्वेश्चंस बहुत ही टफ लगते हैं एंड हम उसको जो है एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ में हमने आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ तैयार की हुई है जिससे कि आपका टाइम भी बच सके एंड आपके कम टाइम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब भी आपके कवर हो जाए। तो चलिए टाइम को आपके वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष की तो किसे चुना गया है ये आपको बताना है। माता प्रसाद पांडे को, नरेश उत्तम को, हृदय नारायण दीक्षित को या फिर सुखदेव राजभर को। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश की जो 17वीं विधानसभा थी उसके अध्यक्ष किसको चुना गया था, हृदय नारायण दीक्षित को। 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, हृदय नारायण दीक्षित को। लेकिन वर्तमान समय में अब कौन है, अब 18वीं विधानसभा चल रही है तो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है, सतीश महाना है। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना। एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष, तो 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, हृदय नारायण दीक्षित। तो आई होप कि यहाँ से आपको 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोनों ही चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2017 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2017 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी ये आपको बताना है। 58, 42, 35 या फिर 36। तो याद रखिए कि 2017 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, टोटल 42 महिलाएं जो है निर्वाचित हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको कूट के हिसाब से देना है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर की बात की जा रही है। मेयर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसके ऊपर से क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर का मेयर होता है नगर का प्रथम नागरिक होता है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर 4 है कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कूट के हिसाब से हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। और देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में हमको हमारा आंसर मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। यानी नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है, मेयर होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी मेयर होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी मेयर होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इस टाइम पर पेपरलेस बजट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। और अब आपसे राज्य का पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य पहली बार पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो याद रखिए कि कौन सा राज्य पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बन चुका है। और कब इसने पेश किया है तो वो भी आप याद रखिए, 22 फरवरी। कब? 22 फरवरी 2021। 22 फरवरी 2021 को विधानसभा में उत्तर प्रदेश ने पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। यानी 22 फरवरी 2021 आप याद रखेंगे, राज्य याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, और किस चीज़ के लिए याद रखेंगे? पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग, क्या उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के बारे में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। औद्योगिक सेवा, तो औद्योगिक सेवाएं दी जाती हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अंतर्गत। औद्योगिक स्वीकृति, ये भी बिल्कुल सही है। और औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। देखते हैं कि कौन से आंसर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में है। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जो कर्मचारी हैं वो किस क्षेत्र में नियोजित हैं ये आपको बताना है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और या फिर हम अगर बात करें बिजनेस के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में, या फिर उद्योग और सेवा क्षेत्र, दोनों में। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग पे हैं वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं। तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी हैं वो किस में नियोजित हैं? वो कृषि क्षेत्र में नियोजित है। किस में नियोजित है? कृषि क्षेत्र में नियोजित है। और अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से 59.3%, कितने? 59.3% जो कर्मचारी हैं वो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हुए? कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में नियोजित हुए। और आप जानते हैं कि भारत जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि यहाँ की ज़्यादातर जनता जो है वो गांवों में निवास करती है, और साथ ही साथ उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, उनका मुख्य व्यवसाय आप मान लीजिए वो क्या होता है? वो खेती करना होता है, यानी वो कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं। एंड ये जो डाटा हमने आपको बताया है 59.3% का, ये जो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार का डाटा है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया है किस वर्ष में? यानी उत्तर प्रदेश के जो हम अभी प्रेजेंट टाइम में जो यूपी का मैप देखते हैं वो अस्तित्व में कब आया ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था तब उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप कुछ और था, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया। इस क्वेश्चन का आंसर आप एक तरीके से दे सकते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो आप हमें आंसर करेंगे कि मैम 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, जो हम मैप देखते हैं यूपी का, वो उत्तराखंड के अलग होने के बाद का ही तो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या करेंगे? 9 नवंबर 2000 को। कैसे करेंगे? क्योंकि 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग हो गया है तब से लेकर वर्तमान में जो हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप देखते हैं वो 9 नवंबर 2000 से ही अस्तित्व में आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 2000। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अपने अस्तित्व में आया उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और किस नंबर का राज्य बना, तो वो भी आप याद रखिए 27वें नंबर का। किस नंबर का? 27वें नंबर का राज्य बन चुका है कौन? उत्तराखंड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति की घोषणा कब की गई थी। वर्ष 1952 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 1988 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी। वर्ष 1952 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी। 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। कारण क्या दे रहा है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगित नहीं रही है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस कथन को और कारण को ध्यान से देखिए, ठीक है। थोड़ा सा इस कथन और कारण को ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। ये तो यह कथन। कारण कह रहा है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगित नहीं रही है। तो अब आप याद रखिए कि कथन और कारण सही तो दोनों है, लेकिन ये जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो सही तरीके से कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। रामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर या फिर बहराइच। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब 2011 की जनगणना हुई है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम पाई गई है। किस जनपद में। श्रावस्ती जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम आंकड़ा इसका मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहा गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जितनी महिला आबादी है वो कुल आबादी का कुल कितना लगभग है। 50%, 48%, 45% या फिर 51%। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। और आप समझिए कि जो टोटल पॉपुलेशन है यूपी की उसका कितना प्रतिशत महिला आबादी है। तो टोटल पॉपुलेशन की 48% आबादी किसकी है। महिलाओं की है। तो इसका राइट आंसर क्या टिक करेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी 48%। 48% ये जो दर्ज किया गया किसका है। ये वुमेन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि लाख बहोसी पक्षी विहार, क्या लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। बात करें अगर हम लाख बहोसी पक्षी विहार की तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो आप तुरंत टिक करिएगा कन्नौज में। कहाँ पर है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम रिवाइज करनी होती हैं। एंड हमारे साथ होता क्या है कि जब भी कभी हम बुक लेकर के बैठते हैं रिवाइज करने के लिए तो हम ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम वहीं पर किसी से वो सारी चीज़ें एक बार, दो बार, तीन बार सुन लेते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी जो सेल्फ स्टडी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो आपको प्रिपरेशन करते रहना है। बस आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। हमारे चैनल से जितनी भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है उन सारे वीडियोज़ पर आपको अपना सपोर्ट दिखाना है और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना है, अपने रिवीजन को और भी बढ़िया तरीके से बनाना है। तो क्या याद रखेंगे। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। कन्नौज में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्पादन किया जाता है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्पादन किया जाता है। प्रयागराज नैनी में। कहाँ पर? प्रयागराज नैनी में सिलिका युक्त उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्पादन किया जाता है। तो इसका प्लेस आप क्या याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नैनी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। क्या? भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। गन्ना में, आलू में, धान में या फिर गेहूं में। बढ़िया क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और भी करा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि गन्ना में, आलू में और गेहूं में तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। लेकिन धान में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। और अगर हम बात करें गन्ना, आलू और गेहूं की, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और धान में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के हिसाब से उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। यानी भारत में जितना टोटल गेहूं का उत्पादन हुआ है 2020-21 के अकॉर्डिंग, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत का योगदान रहा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा 30.29%। कितना? 30.29% जो है भारत के टोटल गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने योगदान किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप क्या याद रखिएगा? ऑप्शन नंबर 30.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मौदहा बांध। क्या? उत्तर प्रदेश का मौदहा बांध किस नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का मौदहा बांध किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। बिरमा, रामगंगा, बेलन या फिर रोहिणी। तो उत्तर प्रदेश का मौदहा बांध किस नदी पर अवस्थित है, आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बिरमा। मौदहा बांध कहाँ पर अवस्थित है? बिरमा में अवस्थित है। बिरमा नदी पर अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे छोटा स्रोत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे छोटा स्रोत आप किसे कह सकते हैं, ये आपको बताना है। नहर, तालाब, नलकूप या फिर कुआं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्या टिक करेंगे? सबसे छोटा सोर्स जो है, सबसे छोटा स्रोत जो है वो क्या हो सकता है? कुआं होता है। सिंचाई के लिए कुआं को सबसे छोटा सोर्स माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किस वर्ष किया गया है, ये आपको बताना है। तो बस इसका राइट आंसर आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य सड़क परिवहन निगम है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जून 1972। यानी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कह लीजिए, राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कह लीजिए, कब हुआ था? तो आप याद रखिए 1 जून 1972 को हुआ था। ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो है समझ में आ रहे होंगे, आप क्वेश्चंस को अपनी स्टडी से रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। आला महोबा, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर और बिरहा कन्नौज। ये कुछ लोक नृत्य दिए हुए हैं और उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे कि आला जो है वो महोबा से सुमेलित है, रसिया जो है वो बरसाना से सुमेलित है, कजरी जो है वो मिर्जापुर से सुमेलित है, लेकिन बिरहा जो है वो कन्नौज से सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिरहा कन्नौज हो जाएगा। ठीक है। बाकी के तीनों जो है वो अपने स्थान से सुमेलित हैं, बस बिरहा जो है वो कन्नौज से सुमेलित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिरहा कन्नौज हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो अभी तो हमारे सामने मिर्जापुर का एक ये ऑप्शन में आ चुका है जिसमें हमने आपको बताया कि आला महोबा, रसिया बरसाना और कजरी मिर्जापुर। तो इस क्वेश्चन से आप इसको देख सकते हैं कि जो मिर्जापुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? कजरी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी एंड आप हमारी वीडियो
वीडियो को अपनी एज अ मॉक टेस्ट आप बहुत ही बढ़िया तरीके से दे सकते होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक एंड शेयर करते हैं तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को बेटर बनाएं, ताकि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है हमारी वीडियो को। तो बस हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो आज आप लाइक और शेयर की जो वो है मतलब संख्या है उसको थोड़ा सा आज आप बढ़ाइएगा, ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। दिल्ली में, प्रयागराज, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? प्रयागराज, इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ से और भी आप इसको पकड़ सकते थे, उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। तो ऐसे आप याद रखिए कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा? प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है? तो कानपुर तो सभी लोग जानते हैं कि कानपुर में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कानपुर के अलावा एक और कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिए आगरा और कानपुर। कहाँ पे? आगरा और कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। तो बढ़ते हैं अपनी आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है किस लिए? फर्रुखाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है ये आपको बताना है। कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए या फिर हाथ की छपाई के लिए। तो फर्रुखाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। फर्रुखाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। और इत्र के निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? कन्नौज जाना जाता है। कन्नौज को खुशबू की नगरी कहा जाता है या फिर इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को, ठीक है। तो फर्रुखाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? आप याद रखेंगे हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो याद रखिए कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा में। खुर्जा में केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इससे आप कौन सा ऑप्शन याद रखेंगे? खुर्जा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं? उत्तर प्रदेश के टोटल ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो याद रखिए कि 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके नाम किसके नाम पर रखे गए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? बात करें कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं? गोरखपुर में, मेरठ में, बांदा में या फिर जालौन में। तो उत्तर प्रदेश के किस एक ज़िले में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो आप आंसर याद रखिएगा, जालौन ज़िले में कोई भी एक जनजाति नहीं पाई जाती है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन और आता है कि थारू जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और थारू जनजाति को दिवाली के शौक के लिए भी ये जनजाति प्रसिद्ध है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? तो वो भी आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रा को निम्न कक्षाओं में किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन के लिए 30,000 रुपये देना प्रस्तावित है? कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने पर उपरांत आगे के अध्ययन के लिए 30,000 देना प्रस्तावित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब कन्या जो है क्लास 12th पास कर लेगी तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए कितनी अमाउंट? 30,000 की अमाउंट देना प्रस्तावित किया गया है। और ये किस योजना के तहत? कन्या विद्याधन योजना के तहत किया गया है। और बात करें कि कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो वो भी आप याद रखिए 2004-05 में। कब? 2004-05 में कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत की गई थी।
साथ ही हम आपको बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, उनकी कन्या के द्वारा जब उत्तर प्रदेश बोर्ड से 12वीं की परीक्षा वो कन्या उत्तीर्ण कर लेती है, तो इस योजना के तहत जो है इसे जो है 30,000 रुपये दिया जाएगा। पहले ये राशि 20,000 थी, फिर उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 30,000 कर दिया गया है। तो याद रखिए कौन सी कक्षा पास करने पर, कक्षा 12वीं पास करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको कूट के हिसाब से देना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आच्छादित नहीं है? हत्या पीड़ित, युद्ध पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित या फिर तेजाब के हमले से पीड़ित। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत कौन कौन से जो है ये पीड़ित जो है आच्छादित हैं। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिए क्या हो जाएगा, हत्या पीड़ित हो जाएगा, यौन दुष्कर्म पीड़ित हो जाएगा और तेजाब के हमले से पीड़ित, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4। युद्ध पीड़ित में आपको पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीड़ित मुआवजा योजना के तहत कौन कौन सी चीज़ें आच्छादित हैं? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित और तेजाब के हमले से पीड़ित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये है हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किस अनुसूची में? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किस अनुसूची में? तो याद रखिए 9वीं अनुसूची में, 9th अनुसूची में जो है इन चीज़ों को अंतर्निहित किया गया है। किसको? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम को। तो ये थे आज के हमारे यूपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, लाइक और शेयर की संख्या बढ़ाइए ताकि हम आप जो है मोटिवेट हो सके और हम आपके लिए और भी ज़्यादा एफर्ट्स करके आपकी वीडियोज़ को और भी बेटर तरीके से आपके सामने लेकर आ सकें। तो अपनी सेल्फ स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करिए, हमारे चैनल पर ऐसे ही बनी रहिए, हमारी वीडियोज़ पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।